हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न क्लासेस। कुछ नया लग रहा होगा आई थिंक कि नया तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, और काफ़ी ब्रेक हो गया था तो हमने सोचा वापस से कंटिन्यू जल्दी अपन वीडियोस डालते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम यूनिट चल रही थी। यूनिट से पहले आपको जैसा भी सही लगे, आपको वैसा अच्छा लग रहा था जो प्रीवियस मेथड से पढ़ा रहा था तो अपन उस तरीके से कर सकते हैं। आपको इधर अच्छा लगेगा तो आप इधर देख लेना। मैं ट्राई करूंगा दोनों जगह। मेरा मेन मोटिव है कि आप तक वो लर्निंग पहुंचनी चाहिए। लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि आप तक वो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको, अब वो चाहे उस मैटर में आए, उस फॉर्मेट में आए, इस फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आपको समझ में आए, ये आपके ऊपर हो। क्योंकि अल्टीमेटली मेन मोटिव है हमारा चैनल से कि हम लर्निंग को प्रमोट करें। आई थिंक मोटिव तो यही है हमारा कि हम ट्राई कर रहे हैं। अब मैं जितना अच्छे से ट्राई कर सकता हूँ उतना अच्छे बेटर से पूरा ट्राई करूँगा। चलो, हमारा क्या चल रहा था? नेशनल इनकम यूनिट हमारी चल रही थी। उस नेशनल इनकम यूनिट में हमने क्या पढ़ा था भाई? अगर याद करें हम तो हमने क्या पढ़ लिया था कि एक डेफिनेशन पढ़ी थी। सेकेंड चैप्टर हो गया था बेटा, सेकेंड चैप्टर, सॉरी चैप्टर वाइज नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना लूँगा आपके सामने, तो प्लेलिस्ट में आपको ईजी हो जाएगा देखने को। लास्ट में मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगा तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप, अगर अच्छा लग रहा है। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक करो। ये आपका फीडबैक है मेरे लिए। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर, अगेन चैप्टर मेरे को इसलिए याद आ रहा है बिकॉज मेरा उसके थ्रू क्लियर है। तो हमने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझा था। नेशनल इनकम की अगर मैं डेफिनेशन नोट डाउन करूं, यहाँ पर आ गया, स्क्रीन के सामने आएगी आपके। क्या था? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमने डिस्कस किया था। फैक्टर इनकम हम डिस्कस कर चुके थे, ट्रांसफर इनकम हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये वीडियो किस बात के लिए आई है? ये वीडियो उसी में एक टॉपिक रह गया था, कौन सा? नॉर्मल रेसिडेंट। उसी नॉर्मल रेसिडेंट को हमें समझना है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, कि यार कंट्री में किसकी इनकम लेनी है, किसकी इनकम नहीं लेनी है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब मेन नॉर्मल रेसिडेंट से पहले आपको समझना जरूरी है रेसिडेंट्स और सिटीजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रेसिडेंट और अगेन सिटीजन के बीच में, रेसिडेंट कौन होते हैं? रेसिडेंट में एक वर्ड आता है रिसाइड, वो जहाँ रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं। सिटीजन का मतलब होता है थोड़ा बड़ा वर्ड। सिटीजन मतलब कि अभी रिसेंट में काफ़ी कह सकते हो दंगा वगैरह हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पर जो नागरिकता की बात होती है वो सिटीजन है। ध्यान करो, हमने जो डेफिनेशन बोली थी अभी, क्या थी डेफिनेशन में? एक बार लिख भी दे रहा हूँ, क्या? फैक्टर इन, अब बेटा मैं वो अकाउंटिंग ईयर इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज अकाउंटिंग ईयर आपको पता है जो हमारी इनकम है वो फ्लो है और वो पीरियड में मेजर होती है। तो पीरियड के बिना तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे कि इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ये हमने डेफिनेशन की बात चल रही थी। और मैंने बताया हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था क्या कि फैक्टर इनकम क्या होता है। बिकॉज बेटा देखो, डेफिनेशन तो थी, हमें पास उसको तोड़ना पड़ेगा, रटना तो है नहीं, समझना है अपन को, सीखना है उससे। तो हमने डेफिनेशन को तोड़ा, हमने क्या पता चला कि यार इसमें सर ये समझ में नहीं आया आपको फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। तो इसी दोनों को हमने तोड़ा। फैक्टर इनकम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वो। अब जो डिस्कस है वो नॉर्मल रेसिडेंट का डिस्कशन है। तो मैं उसी में बता रहा था, एक होते रेसिडेंट होते, एक होते सिटीजन्स। रेसिडेंट क्या होते हैं? जो रिसाइड कर रहे हैं। तो हमें किसकी इनकम लेनी है? हमें नॉर्मल रेसिडेंट की लेनी है। इस डेफिनेशन में कहीं वर्ड नहीं लिखा सिटीजन। जैसे कि एग्जांपल, कोई एक पर्सन है, मान के चलो कि कोई श्याम है, वो कहाँ रह रहा है? वो यूएसए में रहता है इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास, वो यूएसए में पढ़ने चला गया, हो सकता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई कंपनी वहां पर उसको ले गई। ठीक है, तो वो बंदा यूएसए में रह रहा है तो वो यूएसए का रेसिडेंट हो जाएगा, बट लेकिन इंडिया का सिटीजन रह रहा है। तो अगेन हम उसको नहीं मानेंगे, क्यों? बिकॉज हमने क्या बोला, किसको? नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम लेनी है। हो सकता है कि कोई बंदा अगर इंडिया में रह रहा है, जैसे मान के चलो श्याम की बात करें तो कोई राम है, वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया का सिटीजन भी है और नॉर्मल रेसिडेंट भी है, ये केस हो सकता है। तो सिटीजन कौन होते हैं? जिनके पास नागरिकता रहती है देश की। ठीक है, सिटीजनशिप बोलते हैं जिसको, और रेसिडेंट एक नॉर्मल सा वर्ड है। तो उसी को डिस्कस करते हैं अपन, नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? वो लोग जो किसी देश में या किसी कंट्री में रहते हैं, रिसाइड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ, अब दो कंडीशन बनेगी, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। ये अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, अगेन
पीरियड की बात हो रही है, मतलब कोई एक बंदा अगर एक कंट्री में, एक देश में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, वहां रिसाइड कर रहा है वो, अभी एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन और आएगी कि यहाँ पर एक वर्ड आता है, मैं लिखना भूल गया, वो ऑर्डिनरीली रिसाइड, ऑर्डिनरीली रिसाइड। ऑर्डिनरीली बेटा क्यों? बिकॉज जरूरी नहीं हो परमानेंटली रह रहा हो। ऑर्डिनरीली मतलब कि कुछ पीरियड के लिए रह रहा हो फिर कहीं और चला जाए, तो परमानेंटली वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड है? ऑर्डिनरीली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। और एक और कंडीशन आएगी अपनी, क्या? कि जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब यार हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग होता है। आप हो सकता है एजुकेशन पर्पज से गए हो, कमाने पर्पज से नहीं गए हो, तो वो इकोनॉमिक साइंस की बात नहीं आ रही। तो इकोनॉमिक साइंस में बात आनी चाहिए क्या? वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, ये सब आप उसी कंट्री में कर रहे हो, ठीक है? आप वहां पर फैक्टर सर्विसेज दे रहे होगे, आपको इनकम मिल रही होगी, ये सारी चीज। तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होता है? उस कंट्री में होता है जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहे हैं या फिर 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे थे। तो ऐसे बंदे जिनकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, 1 साल से ज्यादा के लिए और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है, तो उनको अपन नॉर्मल रेसिडेंट्स लेते हैं। सिटीजन की बात नहीं हो रही, अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, एक्सेप्शंस हमको क्लियर करने हैं, वो हम क्लियर करेंगे अभी। बट मेन टॉपिक ये रहना चाहिए कि मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो यार, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं कि यार ये रूल किन पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो भी देखेंगे अपन। बट मेन हमारा बेस ये रहता है क्या? कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन? जो 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे किसी देश में और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? उसी कंट्री में है, ठीक है? ये वाली बात। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे श्याम की बात कर रहे थे। श्याम वहां पर किस पर्पज से गया? कमाने पर्पज से गया। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है और वो कम से कम 2012 से रह रहे हैं अभी तक, तो 1 साल से ज्यादा तो हो गया। तो वो कहाँ का श्याम माना जाएगा? श्याम यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, इंडिया का नहीं माना जाएगा, भले वो इंडिया का सिटीजन क्यों ना हो। ये वाली चीज समझे? बिकॉज वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां है और 1 साल से ज्यादा के लिए उसको हो गया वो टाइम। तो श्याम हमारा क्या है? श्याम हमारा क्या है? यूएसए में जो रह रहा था वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट है। इंडिया का कौन हो जाएगा वो? अब एक और वर्ड आएगा, इंडिया का वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। इंडिया का होगा वो नॉन रेसिडेंट। बेटा पंजाबी मूवीज देखते होगे, बढ़िया एकदम। मूवीज तो नहीं, पंजाबी जो गाने होते हैं, उस पंजाबी गाने में एनआरआई वाली बहुत बात आती है। एनआरआई है, कनाडा में चले गए, बढ़िया कनाडा में रह रहे हैं, कनाडा में कमा रहे हैं, ठीक है? पंजाबी वाली टोन में थोड़ा। तो वो लोग जो वहां रह रहे हैं, एनआरआई वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो एनआरआई नॉर्मल रेसिडेंट को नहीं कह रहे, वो है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? बाहर। इंडिया के सिटीजन तो है, बट लेकिन अब वो बाहर कमाने चले गए, विलायत चले गए, विदेश चले गए, जहां भी चले गए, ठीक है? 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हो गया? वहीं हो गया। तो वो होता है वर्ड एनआरआई या फिर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? नॉन रेसिडेंट कौन, नॉर्मल रेसिडेंट कौन, ये समझ गए आप? अब नॉर्मल और नॉन में डिफरेंस क्या? कुछ नहीं। जो इंडिया के हैं, जो इंडिया के लोग हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर है, तो वो वहीं के माने जाएंगे, यहाँ के नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ के क्या माने जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। तो 3 चीज क्लियर होनी चाहिए। एक हमने पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट, दूसरा सिटीजन और तीसरा नॉन रेसिडेंट। हमारे कौन से काम के? हमारे काम के हैं नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट हमारी डेफिनेशन में आ रही थी। कौन सी डेफिनेशन थी ये डेफिनेशन थी किसकी? ये डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की, बिकॉज नेशनल इनकम की डेफिनेशन को हमने तोड़ा था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उनकी बात करते हैं कि यार जिन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। देखो जैसे कोई, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। कोई मान के चलो कि कोई राहुल एक बंदा है, ठीक है? राहुल एक पर्सन है, वो बाहर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एजुकेशन पर्पज से गया है, कमाने के पर्पज से नहीं गया। तो जो एजुकेशन पर्पज से जा रहा है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है, अपने इंडिया में ही है, बिकॉज राहुल कहाँ का है? इंडिया का। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ यार 1 साल से ज्यादा के लिए पढ़ रहा है, वहां पर कोई कोर्स करने गया होगा, बस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ नहीं है? उस कंट्री में नहीं है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने इंडिया में ही है, बिकॉज कमाने पर्पज से नहीं गया, एजुकेशन पर्पज से गया है वो, ठीक है? ये वाली बात कर रहा हूँ। तो ये केस किसका था? ये केस था कि हमारा वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, भले वो 1 साल से ज्यादा के लिए क्यों ना रह रहा हो। ये एक्सेप्शन नहीं, आप समझ गए, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, क्या बोल दोगे कि वो इंडिया का क्या है? नॉन रेसिडेंट, ठीक है? चलो ये तो था, एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे। अब कुछ एक्सेप्शन होती है। पहली एक्सेप्शन क्या है?
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? वर्ड आ रहा है इंटरनेशनल, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काफी नेशंस में काम करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग नहीं करते, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? क्या लगा नाम क्या? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड मतलब कि ऐसी बैंक जो सारे नेशंस में डील करती है, वो किसी पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग नहीं करती। अब उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक और, हम सिर्फ लोगों की बात नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं। अब व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई बैंक हो सकती है, ये सारे क्या है? इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस को भी लेंगे तो हमने क्या बोला, कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, बहुत सारी बैंक है जो एक देश की नहीं है, काफी नेशन को बिलोंग करती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल समझते हैं, कोई इंडिया में वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, मुंबई में मान के चलो, तो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस जो मुंबई में है, उसमें कोई यूएसए का पर्सन काम कर रहा है, यूएसए का पर्सन जॉन काम कर रहा है। जॉन कोई पर्सन है, यूएसए का बिलोंग करता है, यूएसए का सिटीजन है, कहाँ काम कर रहा है? इंडिया में वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में काम कर रहा है। अब अगेन मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के केस में हमारा एक्सेप्शन है, तो वो जो बंदा है जॉन, वो उसी कंट्री का माना जाएगा, हमारे कंट्री का नहीं माना जाएगा, भले ये दो कंडीशन सेटिस्फाई क्यों ना हो जाए। क्यों? बिकॉज वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, इसीलिए, ठीक है। ये कैसे समझे? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो बंदे काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं, उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, रेदर देन जहां वो रह रहे हैं। एक केस समझे, एक्सेप्शन कौन सा था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा और एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन क्या है हमारा कि देखो, आपने देखा होगा इंडिया से राजदूत मतलब डिप्लोमेट्स वगैरह, ऑफिशियल मेंबर्स अदर कंट्रीज के हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, हमारे जो विदेश मंत्री होते हैं उनसे मिलते हैं। तो मतलब ये समझो, ऑफिशियल मेंबर्स, डिप्लोमेट्स, अगर ये लोग आर्म्ड फोर्स के मेंबर, आर्म्ड फोर्स मतलब आर्मी वाले लोग, अगर एक इस कंट्री में जा रहे हैं, एक साल से ज्यादा के लिए भी क्यों ना रह रहे हो, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां भले क्यों ना हो, बट लेकिन इस केस में भी हम अप्लाई नहीं करते ये वाला रूल। जिस केस जहां के वो बिलोंग करते हैं, वहीं के माने जाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट। एग्जाम्पल मान के चलो, इंडिया की एम्बेसी हर देशों में होती है, सारे देशों में इंडिया की एम्बेसी होगी। आपने मूवीज देखी होगी, पीके जरूर देखी होगी यार, वही आमिर खान वाली पीके, और बजरंगी भाईजान में भी हमारे पाकिस्तान वाली एम्बेसी में ले जाते थे उसको। तो समझ रहे हो, एम्बेसी बाकी देशों की हमारे कंट्री में होगी और हमारे कंट्री की बाकी देशों में होगी, ठीक है। तो उन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो इंडियंस हैं, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया के लोग काम कर रहे हैं बाहर वाले कंट्रीज में, तो वो यहीं के माने जाएंगे, भले ये वाला केस एप्लीकेबल हो या ना हो। क्या समझे हम? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का केस समझे। दूसरा हम समझे ऑफिशियल मेंबर्स, डिप्लोमेट्स, आर्म फोर्स के लोग, इंडियन एम्बेसी वाले, ये सब, इस पे ये केस एप्लीकेबल नहीं होता। अब एक और चीज है, एक और चीज क्या होती है, जैसे फॉरेन वेसल्स क्या होते हैं, जैसे शिप वगैरह आती है बाहर कंट्री से, यहाँ अपन को पता है कि शिप से ही मोस्टली ट्रेड होता है। तो शिप से कोई वेसल मतलब कि कोई कंटेनर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे कंट्री में अभी उस डॉक पर खड़ी है वो शिप, तो यार वो वेसल्स जो है, फॉरेन वेसल्स, वो दूसरे कंट्री के, तो हमारे कंट्री के नहीं हो जाएंगे, वो उसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ना कि हमारे कंट्री को, ठीक है। फॉरेन वेसल्स मतलब शिप वगैरह जो चीजें रन हो रही हैं, वो उसी कंट्री को बिलोंग करती है, रेदर देन हमारी कंट्री को। ये हमारे कुछ केस थे, मैं देख लेता हूँ एक बार, और कुछ मेरा मिस हो गया हो तो मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। अभी आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं, क्लास 12 के पर्पज से बोल रहा हूँ, वैसे अगर क्लास 12 पर्पज से नहीं है तो आप थोड़ा बहुत टॉपिक समझ गए होंगे। तो ये जो टॉपिक आपको मिलेगा मोस्टली बुक्स के पीछे दिया रहता है, नए एडिशन में, पुराने एडिशन में आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप सोचोगे कि यार ये काम नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं आएगा, तो जस्ट बिकॉज सिलेबस में नहीं आएगा दैट डजंट मीन कि हम उसे पढ़ेंगे नहीं। हो सकता है कि वो आगे आपको काम आ जाए, या तो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़े ना, पूरा टॉपिक लेके, पूरा ज्ञान लेके, एकदम वो वाली बात है। हाँ, जैसे कुछ लोग, जैसे इंडिया का मेडिकल टूरिज्म काफी अच्छा है, तो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल पर्पज से कोई इंडिया में आ रहा है, तो अगेन वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, उसका मान के चलो ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, 1 साल से ज्यादा हो गया, अगेन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसीलिए। बट एक्सेप्शन कुछ ही थे हमारे, एक था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला, ठीक है, एक था हमारा जो बॉर्डर में, सॉरी, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, मेंबर्स वगैरह वो लोग,
ठीक है। एक और हो सकता है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स क्या, जैसे इंडिया का बॉर्डर टच करता है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल से टच करता है, बांग्लादेश से टच करता है। जैसे इंडिया और बांग्लादेश ले लो, तो वहाँ जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, तो बॉर्डर वर्कर्स जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के माने जाएंगे, रेदर देन अगर हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो हम उनको अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। ये वाला केस। और कुछ तो रह नहीं गया आई थिंक। इसमें एक और लिखा कि मशीनरी कोई इंस्टॉल करने आपके इंडिया में आया, कुछ टाइम के लिए रह रहा है, अगेन ये वाले केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मोस्टली कौन सा केस आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसका नहीं होता वो भले 1 साल से क्यों ना रह रहे हों, और ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, एमएससी के लोग, ये सब जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के माने जाएंगे, रेदर देन जिस कंट्री में आके रह रहे हैं। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में उसको बता दूंगा। अगेन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कॉमर्स के हैं, या फिर किसी को भी नॉलेज जिसको अच्छा लगता है उसके साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।